नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल है। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। उस घटना को आज मेरे साथ हुए लगभग 15 साल का वक्त हो गया है, लेकिन इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी मैं उस डरावने हादसे को आज तक भी नहीं भुला पाया हूं। दरअसल यह बात सन 2010 के सर्दियों के मौसम की है। मैं अपने खलासी पवन के साथ अपनी अगली ट्रिप पर निकल गया था, लेकिन इस बार जब हम दोनों अपनी इस ट्रिप पर निकले थे तो हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी इस ट्रिप पर आगे चलकर हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक भी कभी नहीं हुआ था। दरअसल उस दिन हम लोग दोपहर के लगभग 3 बजे से ही लगा अपने ट्रक को लेकर चलते जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को उस माल को पंजाब लेकर जाना था। तो हम लोग उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उस ट्रिप पर निकले थे, लेकिन दोपहर के वक्त से लगातार ट्रक चलाते रहने के कारण रात के जैसे ही 8 बजे के आसपास हम लोग एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे तो मेरा खलासी पवन मुझसे कहता है कि अरे उस्ताद, अब कब तक यूं ही लगातार चलते रहोगे? लगता है आज तो आप पंजाब पहुंचने से पहले कहीं पर थोड़ा बहुत भी रेस्ट नहीं लेने वाले। मेरी तो बैठे बैठे कमर अकड़ गई है। अगर आप जरा साइड में ट्रक रोक लेंगे तो हम लोग भी थोड़ा अपने हाथ पैरों को ढीला कर लेंगे और ट्रक के इंजन को भी आराम मिल जाएगा, क्योंकि ये भी बेचारा कब से लगातार चला जा रहा है और हो सकता है अब तक तो ये काफी ज्यादा गर्म भी हो गया होगा। तो मैं मेरे खलास ही पवन से कहता हूं कि अरे यार, वैसे ही बाहर की तरफ इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, तो ऐसी सर्दी के मौसम में भला क्या इंजन गर्म होगा? हाँ, अगर गर्मियों का मौसम होता तो अब तक तो सिर्फ इंजन ही क्या, बल्कि हमारे ट्रक के टायर भी काफी ज्यादा गर्म हो गए होते। लेकिन अब मेरे ऐसा कहने के बावजूद भी मेरा खलासी मुझसे कहता है कि उस्ताद, थोड़ी देर यहाँ ट्रक रोक लेते हैं, क्योंकि मुझे काफी भयंकर सुसु भी लग रही है और बैठे बैठे मेरा पूरा बदन भी अकड़ गया है। तो मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है। वैसे भी मैं आगे चलकर ट्रक रोकने ही वाला था, क्योंकि बाहर की तरफ धुंध काफी ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से सामने की तरफ के शीशे से ठीक तरीके से कुछ देखा भी नहीं जा रहा। तो इसीलिए जब तक तुम थोड़ा हल्का होकर आते हो तब तक मैं ट्रक का शीशा साफ कर लेता हूं। अब उससे ऐसा कहकर मैं कुछ दूर आगे चलने के बाद सड़क पर एक जगह साइड में, जहां मुझे थोड़ी सी खाली जगह दिखाई देती है, वहां पर मैं अपने ट्रक को रोक लेता हूं। मेरे वहां पर ट्रक के रोकने के बाद मेरा खलासी पवन तो नीचे उतरकर उस जगह के बगल में ही टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और मैं ट्रक से बाहर उतरकर उस वक्त ट्रक के अंदर जो पानी की बोतल रखी हुई थी, उस पानी की बोतल से सामने की तरफ से ट्रक के शीशे पर पानी मारने लगा था। अभी मैं अपने ट्रक के शीशे पर पानी मारकर उसको कपड़े से साफ ही कर रहा था कि तभी मुझे अचानक से ट्रक के पीछे की तरफ से मेरे खलासी पवन की काफी भयंकर तरीके से चीखने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी वो चीखने की आवाज सुनकर ट्रक से नीचे उतरकर उस तरफ जाता, उससे पहले ही वह हाफ हुआ भागकर मेरे पास आता है। अब जैसे ही वह मेरे पास इस तरीके से हाफ हुए भाग कर आता है तो मैं उसे पूछता हूं कि अरे क्या हुआ पवन, तू इस तरीके से चीखा क्यों? कहीं तूने कोई भूत पुत तो नहीं देख लिया? असिस्टेंट उसे ऐसा कहकर मैं थोड़ा हंसने लगता हूं, तो मेरे हंसने पर वह मुझसे कहता है कि उस्ताद, आपको तो हंसी आ रही है, लेकिन मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई दिया है जिसको देखते ही मेरी तो चीख ही निकल गई। तो उसके ऐसा कहने पर मैं उसे पूछता हूं कि भला ऐसा भी क्या देख लिया तूने जो तेरी चीख ही निकल गई? तो मेरे ऐसा पूछने पर वह मुझसे कहता है कि ट्रक के रुकने के बाद जब मैं नीचे उतरकर पीछे की तरफ उन झाड़ियों के पास खड़ा खड़ा टॉयलेट कर रहा था, तो वहां टॉयलेट करते करते ही मैंने देखा कि उन झाड़ियों के आगे की तरफ से एक औरत अपने हाथ में लालठे लेकर उस जंगल की तरफ जा रही है। तो मेरे खलासी पवन के मुंह से ये बात सुनकर मैं उसे कहता हूं कि अरे, तो इसमें इतनी डरने वाली और चीखने वाली कौन सी बात थी? तूने सिर्फ एक औरत को लालटेन लेकर जंगल की तरफ ही तो जाते हुए देखा है। हो सकता है यहाँ आसपास कोई गांव होगा और वह औरत उसी गांव की रहने वाली होगी। अभी मैं अपने खलासी से यह बात कह ही रहा था कि तभी वह बीच में ही मेरी बात को काटते हुए मुझसे कहता है कि नहीं उस्ताद, मेरे इतने ज्यादा डरने के पीछे की वजह यह नहीं है कि मैंने उस औरत को लालटेन लेकर जंगल के अंदर जाते हुए देखा, बल्कि उसको देखते ही जब मैं डर के मारे इतनी जोर से चीखा, तो मेरे इस तरह से चीखने की असल वजह यह थी कि जैसे ही वह औरत मुझे उस जंगल के अंदर जाते हुए दिखाई दी, तो उस लालटेन की रोशनी में मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त उस औरत का सिर ही नहीं है,
बल्कि वहां पर सिर्फ उस औरत का धड़ ही जा रहा था जिसके हाथ में लालटेन थी। और वो सिर कटी हुई औरत उस लालटेन को बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की तरह पकड़कर बड़े ही आराम से चलते हुए जा रही थी। उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जैसे इसका सिर कटा हुआ है या फिर यह कोई जिंदा औरत नहीं है। अब रात के वक्त अंधेरे में मेरी जगह अगर और कोई भी होता तो उसकी भी डर के मारे चीख निकल ही जाती। लेकिन जैसे ही मैं वहां पर इतनी जोर से चीखा तो मेरी आवाज शायद उसको सुनाई दे गई थी, क्योंकि मेरे चीखते ही उसने चलना बंद कर दिया था और जिस जगह पर खड़ा खड़ा मैं टॉयलेट कर रहा था वह अब उसी तरफ पलट कर देखने लगी थी। अब मेरे खलासी के मुंह से यह बात सुनते ही मैं हंसते हुए उससे कहता हूं कि अरे, जब उसका सिर ही नहीं था तो तुझे कैसे पता कि वह पलट कर तेरी तरफ ही देख रही थी। तो मैं उसे कहता है कि उस्ताद, भले ही उसका सिर ना हो, लेकिन जैसे ही उसका शरीर मेरी तरफ पलटा था तो मुझे यह यकीन हो गया था कि उसने मुझको वहां पर देख लिया है। इसी वजह से मैं दुम दबाकर भागता हुआ यहां आ गया। अब आप जल्दी करो और यहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो। मुझे तो लगता है वह कोई बहुत ही भयानक बला थी और अगर एक बार वह हमारे पीछे पड़ गई तो फिर शायद आज हमारा यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे खलासी के मुंह से यह बात सुनकर मैं उसे थोड़ा शांत करते हुए कहता हूं कि अरे, तूने जरूर कोई परछाई देख ली होगी या फिर हो सकता है वहां पर सच में कोई औरत थी भी, तो शायद अंधेरे में तुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया होगा और तुझे ऐसा लगा होगा कि जैसे उसका सिर ही नहीं है। तो मेरे ऐसा करने पर वह मुझसे जोर देकर यह बात कहता है कि नहीं उस्ताद, मैंने बहुत गौर से देखा था, उसका सच में सिर्फ धड़ ही था, उसका सिर तो वहां था ही नहीं। वह एक सिर कटी हुई औरत थी जो कि रात के वक्त लालटेन लेकर उस जंगल में पता नहीं क्या करने जा रही थी। अब जिस वक्त मेरा खलासी मुझे ये बातें कह रहा था तो वह बातें कहते वक्त उसकी जो हालत में महसूस कर रहा था, उस हालत को देखते हुए मैं भी यही सोचता हूं कि इस जगह से निकल जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि भले ही मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैं यह नहीं चाहता था कि अब वह और भी ज्यादा डर जाए। इसीलिए मैं तुरंत ही अपने ट्रक के आगे से नीचे उतर कर केबिन में बैठता हूं और फिर हम दोनों उस ट्रक को स्टार्ट करके वहां से आगे की तरफ निकल जाते हैं। अभी हम लोगों को वहां से निकले हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट का ही समय हुआ था और उस 1 से 1.5 मिनट के वक्त के दौरान हम लोग ने लगभग आधे किलोमीटर का ही सफर तय किया था। लेकिन तभी अचानक से ही हमारा ट्रक अजीब तरीके से झटके खाने लगता है, जैसे कि उसमें डीजल खत्म हो गया हो और फिर वह झटके खा खा कर उसी जगह पर बंद पड़ जाता है। जैसे ही यह चीज होती है तो मेरे खलासी पवन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि शायद उसके दिमाग में ट्रक के बंद होते ही यही आया था कि यह सब कुछ उस सिर कटी हुई औरत का ही किया धरा है। लेकिन मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जैसे ही वह ट्रक वहां पर बंद हुआ तो मुझे लगा कि शायद इसकी पेट्रोल की टंकी में कोई कचरा आ गया है, तो इसीलिए मैं ट्रक से नीचे उतरकर इन सब चीजों को देख रहा था। साथ ही मेरा खलासी पवन भी मेरे पास खड़ा खड़ा बड़े ही गौर से बार बार इधर उधर ताक रहा था, क्योंकि उसको यह डर था कि कहीं फिर से वह सिर कटी हुई औरत वहां पर ना आ जाए। उसकी वह हालत देखकर मैं उसे कहता हूं कि अरे यार, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो आज तक सिर्फ सिर कटे की ही कहानी सुनी है, पर तू तो आज पहली बार ये सिर कटी हुई औरत की नई ही बात लेकर आया है। जरूर तुझे अंधेरे में कुछ भ्रम हुआ था, इसीलिए तू इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। तो मेरे ऐसा कहते ही वह कहता है कि उस्ताद, मुझे तो जरूर इस चीज में उसी की कोई चाल लग रही है, क्योंकि आज से पहले तो हमारा ट्रक कभी भी इस तरीके से सुनसान सड़क पर बंद नहीं पड़ा, तो फिर उस औरत के दिखाई देने के बाद से ही ये सब क्यों हो रहा है। तो मैं उससे कहता हूं कि अरे, पहले भी बहुत बार ये प्रॉब्लम आ चुकी है। कई बार इंजन में कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर डीजल में कुछ थोड़ा बहुत कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इन सब में इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी ही देर में ट्रक ठीक हो जाएगा। अब मैं और मेरा खलासी पवन आपस में इस तरह की बातें करते हुए ट्रक में जो भी खराबी हुई थी उसको ठीक करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी हमें अचानक से ही एक छोटी सी बच्ची की हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अब जैसे ही वो रोने की आवाज मेरे साथ साथ पवन के कानों में भी पड़ती है, तो वह अचानक से ही मेरा हाथ पकड़ लेता है। उस वक्त डर के मारे उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि उसके हाथ पैर अजीब तरीके से कांपने लगे थे। तभी वह मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहता है कि उस्ताद, देखा आपने,
इस सुनसान जंगल के बीच यह लड़की की रोने की आवाज, क्या यह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है या आपको भी सुनाई दे रही है? तो मैं उससे कहता हूं कि अरे, आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन भला इस सुनसान जंगल में रात के इस वक्त यह आवाज कहां से आ रही होगी? अब जिस वक्त हमारे साथ वह सब कुछ हो रहा था, उस वक्त रात के यही कोई लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। उस वक्त उस लड़की की आवाज सुनते ही हम लोग हमारे ट्रक में जो भी मिस्टेक हुई थी उसको ठीक करना छोड़कर गौर से जिस तरफ से वह आवाज आ रही थी उस तरफ अपने कान लगाने लगते हैं। काफी देर तक ध्यान लगाने के बाद हम लोगों को महसूस होता है कि वह आवाज उस सड़क के बगल में जो घना जंगल था उस जंगल के अंदर से आ रही थी, और वह आवाज लगभग 2 से 3 साल की छोटी बच्ची की आवाज थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही छोटा बच्चा इस जंगल के अंदर भटक गया है या फिर वह अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है, इसीलिए रात के वक्त अंधेरा होते ही वह रोने लगा है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आता है कि हो सकता है अगल बगल में ही इस जंगल के अंदर कोई छोटा मोटा गांव हो और उसी गांव के अंदर से शायद इस बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। लेकिन फिर मैं उस चीज को नजरअंदाज करके फिर से अपने ट्रक को ठीक करने की कोशिश में लग जाता हूं। लेकिन मेरे बगल में खड़े हुए पवन का ध्यान अब भी सिर्फ उस रोने की आवाज की तरफ ही था। अब कुछ देर की मशक्कत के बाद हमारा ट्रक ठीक भी हो जाता है। फिर जैसे ही वह ट्रक ठीक होता है तो ट्रक के स्टार्ट होने के बाद मैं ट्रक के केबिन में बैठ जाता हूं और नीचे खड़े हुए पवन से कहता हूं कि अरे पवन, किस बात का इंतजार कर रहा है, जल्दी से आकर केबिन में बैठ, हम लोग यहां से निकलते हैं। वैसे ही बाहर की तरफ काफी ज्यादा ठंड है और ऊपर से इस कोहरे ने दिमाग खराब कर रखा है, क्योंकि थोड़ी दूर ट्रक चलाते ही फिर से आगे के शीशे पर कोहरा छा जाता है और मुझे बार बार इस शीशे को साफ करना पड़ता है। अभी मैं उससे यह बातें कह ही रहा था कि तभी वो नीचे खड़ा खड़ा ही मुझसे कहता है कि उस्ताद, क्यों ना हम लोग एक बार चलकर यह देखें कि यह आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि शायद दिन के वक्त यहां पर कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, या फिर हो सकता है कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही संतान से पीछा छुड़ाने के लिए उसको कहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तो कहीं इस बच्ची को हमारी मदद की जरूरत तो नहीं? अब जैसे ही मैं मेरे खलासी पवन के मुंह से यह बात सुनता हूं तो मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूं कि अब इसको अचानक से क्या हो गया है। अभी तो यह इस रोने की आवाज से इतना ज्यादा डर रहा था और अब कह रहा है कि हम लोग जंगल के अंदर चलकर देखें। लेकिन उसके ऐसा कहने के बावजूद भी मैं उससे कहता हूं कि नहीं नहीं, हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, तू चुपचाप आकर अंदर बैठ, हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस जगह से निकलते हैं, क्योंकि रात के वक्त इस तरह की सुनसान सड़क के अगल बगल में हम लोगों का कहीं पर भी जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। हो सकता है इस चीज में किसी की चाल हो, हम लोगों को कभी भी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे मैं उसको यह बात समझाने की कोशिश करता जा रहा था, वैसे वैसे ही सामने की तरफ से वह रोने की आवाज काफी तेज तेज आने लगी थी। साथ ही उस आवाज में एक ऐसी पीड़ा थी कि जैसे कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रो रहा हो और उसको किसी की मदद की जरूरत है। इसीलिए उस आवाज को महसूस करके कहीं ना कहीं मेरा मन भी मुझसे यह कहता है कि एक बार जंगल के अंदर की तरफ चलकर यह देखना चाहिए कि यह आवाज कहां से आ रही है। इसी वजह से मैं मेरे खलासी पवन से कहता हूं कि ठीक है, तेरी यह टॉर्च पकड़ और साथ ही यह लोहे का सीरिया भी अपने साथ ले ले, क्योंकि हो सकता है जंगल में हम लोगों को अंदर की तरफ इसकी जरूरत पड़ जाए। रात के वक्त ऐसे सुनसान इलाकों में कई तरह के जंगली जानवर घूमते रहते हैं, तो हम लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ अपने साथ में रखना होगा। अब इस तरह से बातें करते करते हम लोग हमारे ट्रक को वहीं पर खड़ा करके उस सड़क के बगल से नीचे की तरफ जो एक पगडंडी जा रही थी, उस पगडंडी से हम लोग उस जंगल के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अभी हम लोगों को उस जंगल के अंदर चलते हुए लगभग 10 मिनट का वक्त हो चुका था और उस 10 मिनट के दौरान हम लोग उस जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ चुके थे। लेकिन अब तक भी लगातार वो रोने की आवाज आती जा रही थी। लेकिन फिर लगभग 10 मिनट चलने के बाद जब हम लोग उस जंगल के अंदर पहुंचे तो हमें वहां पर एक गांव की तरह का कुछ दिखाई देता है, यानी कि वहां पर लगभग 25 के आसपास में कच्चे घर बने हुए थे और वह जो किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी वो उन्हीं में से किसी एक घर के अंदर से आ रही थी। इस चीज को देखकर हम लोग सोचते हैं कि शायद किसी बच्चे के माँ बाप उस बच्चे को घर के अंदर सुलाकर कहीं पर चले गए हैं और अब वह बच्चा नींद से जाग चुका है, जिसके चलते वह अपने घर के अंदर रो रहा है।
लेकिन हमें ताज्जुब इस बात का हो रहा था कि हम लोग इतनी दूर से उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उस सड़क से चलकर यहाँ आ गए हैं। लेकिन उस गांव के लोग जो कि उस घर के अगल बगल में ही रहते होंगे, वह भला अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या उनको उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, या फिर वो लोग जानबूझकर उसके रोने की आवाज को नजरअंदाज कर रहे थे? अभी हम लोग यह सब बातें सोचते सोचते ही उस गांव के अंदर जाते हैं। दिखने में वह गांव कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि उस गांव में बने हुए घरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उस गांव की आबादी यही कोई 50 से 60 लोगों के आसपास की है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि वहां पर लगभग 20 से 25 के आसपास में ही घर बने हुए थे, जिसके चलते हम लोग इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा लगा पा रहे थे। लेकिन अब हम लोगों को यह पता नहीं चल रहा था कि आखिर वह बच्चे के रोने की आवाज कौन से घर से आ रही है। साथ ही हम लोगों के लिए वहां पर जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी वह यह थी कि रात के वक्त उस जंगल के अंदर काफी घना अंधेरा था, और ऊपर से सड़क की तुलना में वहां कोहरा भी काफी ज्यादा पड़ रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को एक घर के पास खड़ा होने के बाद दूसरा घर दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो घर एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस की दूरी पर बने हुए थे। लेकिन हम लोग उस बच्चे के रोने की आवाज को सुनकर एक एक घर के पास में खड़े होकर गौर से यह महसूस कर रहे थे कि वह आवाज कौन से घर के अंदर से आ रही है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद हम लोगों को वह घर मिल जाता है, जिस घर के अंदर से हमें वह बच्चियों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग उस घर के बाहर जाते हैं तो मेरा खलासी पवन मुझसे कहता है कि उस्ताद, चलो इस घर को खोलकर उस बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि पता नहीं वह कब से भूख प्यास के मारे इस घर के अंदर तड़प रहा है। अब उसके ऐसा कहते ही हम लोग जैसे ही उस घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे तो उस घर की दहलीज के ऊपर पैर रखने से पहले ही हम लोगों को रात के अंधेरे में टॉर्च के सहारे दिखाई देता है कि उस घर का दरवाजे के ऊपर तो बाहर की तरफ से एक बहुत मोटा और काफी पुराने जमाने वाला ताला लगा हुआ है। यह चीज देखते ही मेरा खलासी पवन मुझसे कहता है कि उस्ताद, बड़ी अजीब बात है, रोने की आवाज तो इसी घर के अंदर से आ रही है, लेकिन किसी ने इस घर को इस तरीके से बंद क्यों कर रखा है? उसके ऐसा पूछने पर मैं उससे कहता हूं कि चल, इस घर के साइड में जरूर कोई ना कोई खिड़की होगी। हम लोग उस खिड़की से झांक कर इस घर के अंदर देखते हैं। तो मेरे ऐसा कहते ही मेरा खलासी मेरे आगे आगे उस टॉर्च की रोशनी के सहारे उस घर के बगल में जाने लगता है, और मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूं। फिर जब हम लोग उस घर के पीछे की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को वहां पर एक खिड़की दिखाई दे जाती है। लेकिन जैसे ही हम लोग उस खिड़की के पास गए तो हमें दिखाई देता है कि उस खिड़की के अंदर से एक बड़ा सा धुआं का गुब्बार बाहर निकल रहा था। उस धुएं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस घर के अंदर कोई आग जल रही है। इसी चीज को देखने के लिए मैं और मेरा खलासी जब उस खिड़की के पास जाते हैं तो हमें सिर्फ उस घर के अंदर से वह धुआं निकलता हुआ ही दिखाई नहीं देता है, बल्कि उस घर के अंदर से हमें उस बच्चे की रोने की आवाज के साथ साथ एक औरत की भी आवाज सुनाई देती है। लेकिन वह आवाज कुछ अलग थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत इस घर के अंदर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही है, क्योंकि बार बार हम लोगों को एक दबी दबी आवाज में लगातार कुछ बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। और जब हमने गौर से उस आवाज को सुना तो हमें यकीन हो गया कि इस घर के अंदर कुछ हवन वगैरह हो रहा है, क्योंकि हमें उस औरत की आवाज में बिल्कुल साफ तरीके से मंत्र बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी वजह से हम लोग उस खिड़की से झांक अंदर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह घर काफी ज्यादा ऊंचा था, जिसकी वजह से उसकी जो खिड़की थी वह भी हम लोगों की गर्दन से थोड़ा ऊपर की तरफ थी, जिसके चलते हम लोग उसके अंदर झांक कर नहीं देख पा रहे थे। तो ऐसे में हम लोगों को वहां पर किसी चीज के ऊपर चढ़कर उस खिड़की के अंदर देखने की जरूरत थी, लेकिन हमें अगल बगल में कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं देती है जिसके ऊपर चढ़कर हम लोग उस घर के अंदर झांक सके। इसी वजह से मैं मेरे खलासी से कहता हूं कि मैं तुम्हें अपने का कंधे पर बैठा लेता हूं और तुम इस घर के अंदर झांक कर इस खिड़की से देखना कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो मेरे ऐसा कहते ही मेरा खलासी मेरे दोनों कंधों पर बैठ जाता है, और उसके बाद जैसे ही मैं उसको अपने कंधे से उठाकर उस खिड़की के पास लेकर जाता हूं तो उस खिड़की के अंदर कुछ पल के लिए झांक कर देखते ही मेरा खलासी मुझे जोर से हाथ से मारते हुए नीचे उतारने के लिए इशारा करता है। लेकिन जैसे ही मैं उसको नीचे उतारता हूं तो मैं देखता हूं कि उसके चेहरे पर काफी ज्यादा पसीना आया हुआ है। इसके साथ ही वह बिल्कुल उसी तरीके से डरा हुआ था
जिस तरीके से मैंने उसको तब डरा हुआ देखा था जब वह ट्रक के रुकने पर टॉयलेट करने गया था और फिर उसने वहां पर वह सिर कटी हुई औरत देख ली थी, तो अब भी वह बिल्कुल उसी तरीके से घबराया हुआ और पूरी तरीके से पसीने में भीगा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन अब मैं उससे पहले की तरह जोर लगाकर तो यह बात पूछ नहीं सकता था कि उसने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डर गया। इसी वजह से मैं उसे इशारों में ही पूछता हूं कि क्या हुआ, तो वह मुझे धीरे से कहता है कि उस्ताद, यहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल लो। हम लोगों की भलाई इसी में है कि हम लोग इस बच्चे की रोने की आवाज को नजरअंदाज करके यहां से निकल लें, क्योंकि यहां पर हमारी जान को खतरा है। अब जैसे ही मेरा खलासी पवन मुझसे ये बात कहता है तो मैं मेरे मन में सोचता हूं कि आखिर इसने इस घर के अंदर ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से यह इतना ज्यादा घबरा गया और मुझे यहां से जल्दी से निकलने की बात कह रहा है। यही बात सोचते हुए मैं उससे पूछता हूं कि आखिर बात क्या है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि हम लोग यहां से निकल लें? अभी कुछ देर पहले तो तुझे ही यहां आने की चुल मची हुई थी और अब तू ही यहां से निकलने के लिए कह रहा है। तो मेरे ऐसा कहते ही वह मुझसे कहता है कि उस्ताद, अगर आप भी इस घर के अंदर जो हो रहा है उसको अपनी आंखों से देखोगे तो मैं तो सिर्फ आपको यहां से निकलने के लिए ही कह रहा हूं, लेकिन आप तो बिना कहे ही यहां से दुम दबाकर भाग लोगे। उसके ऐसा कहते ही मुझे उसकी यह बात थोड़ी दिल पर लग जाती है और मैं सोचता हूं कि शायद यह मुझे कायर समझ रहा है। इसीलिए मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, तू मुझे थोड़ा सा सहारा लगा, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है और यह बच्चे की रोने की आवाज क्यों आ रही है। मेरे ऐसा कहते ही मेरा खलासी पवन मुझे नीचे से थोड़ा धक्का लगाता है और उसकी मदद से मैं भी उस खिड़की के अर झांक कर देखता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस खिड़की से अंदर की तरफ झांक कर देखता हूं तो अंदर का नजारा देखकर सच में मेरा वही हाल होता है जो मेरा खलासी अभी मुझे थोड़ी देर पहले कह रहा था। क्योंकि मैंने उस खिड़की के अंदर जब देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वह जो मिट्टी का बना हुआ कच्चा घर था, उस घर के अंदर उसके आंगन में बीचों बीच एक हवन की तरह का कुछ बना हुआ है जिसमें आग जल रही है। साथ ही उसके पास एक बांस की बनी हुई टोकरी रखी हुई है और उसी बांस की टोकरी में एक बहुत ही छोटी बच्ची है जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। अभी जिस आवाज को सुनकर हम लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी 2 से 3 साल के बच्चे की रोने की आवाज है, तो हमारी ये सोच गलत थी, क्योंकि उस टोकरी में तो बहुत ही छोटी बच्ची थी। लेकिन जब मैंने उस छोटी सी बच्ची को उस टोकरी में लेटा हुआ देखा और जब वह बिलख बिलख कर रो रही थी तो उसकी ओर देखकर जब मैं उस कमरे में इधर उधर नजरें फैलाता हूं तो वहां पर पहले से ही काफी ज्यादा धुआं फैला हुआ था, क्योंकि उस कमरे के अंदर आग जली हुई थी जो कि एक हवन कुंड की तरह बनी हुई चीज में जल रही थी। लेकिन उस हवन कुंड के एक तरफ तो उस टोकरी में वह छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी और दूसरी तरफ एक औरत बैठी हुई थी। लेकिन जिस चीज की वजह से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी वह उस औरत को देखकर ही रह गई थी, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो औरत उस जलती हुई आग के बगल में बैठी बैठी बार बार वो मंत्र बोल रही थी, वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही सिर कटी हुई औरत थी जिसको कुछ टाइम पहले मेरे खलासी पवन ने देखा था। लेकिन वहां का नजारा इतना ज्यादा डरावना था कि अंदर जो कुछ भी हो रहा था वह बिल्कुल असंभव लग रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी वैसा होता हुआ कुछ भी नहीं देखा था। दरअसल मैं देखता हूं कि जिस जगह पर वह सिर कटी हुई औरत बैठी हुई है उस जगह पर उस छोटी सी बच्ची और उस औरत के बीच में उस औरत का कटा हुआ सिर भी रखा हुआ है। यानी कि उसकी मुंडी रखी हुई थी, लेकिन उस कटी हुई मुंडी की आंखें बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की तरह खुली हुई थी और उसका मुंह भी हिल रहा था। उस हिलते हुए मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह आवाज इस कटे हुए मुंह के अंदर से ही आ रही है, और हो भी वास्तव में बिल्कुल यही रहा था। उस औरत का जो धड़ था जो कि उसके सिर से अलग था, वह तो उस हवन की जलती हुई आग में अपने हाथ से कुछ डाल रहा था और उसके बगल में नीचे जमीन पर खा हुआ उसी का सिर कुछ मंत्र बोलते जा रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का भी पक्का यकीन नहीं था कि उस सिर कटी हुई औरत के बगल में जो सिर रखा हुआ है, यानी कि जो मुंडी रखी हुई है, वह उसी औरत की है या फिर किसी और औरत की है। लेकिन इतना भयानक नजारा देखने के बाद मेरी अब वहां पर एक भी पल रुकने की हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से मैं मेरे खलासी के साथ दबे पांव उस घर से दूर भागने लगता हूं और हम लोग वापस रात के अंधेरे में हड़बड़ाहट में जिस रास्ते से हम लोग उस सड़क से इस छोटे से गांव की तरफ आए थे,
अब हम लोग उसी रास्ते से वापस सड़क की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने ट्रक में बैठकर वहां से निकलना था। उस घर के अंदर क्या चल रहा था इस चीज को जानने में अब हम लोगों को कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि हमें इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया था कि उस जगह पर हमारी जान को खतरा है और हमारे साथ वहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग उस सिर कटी हुई औरत के उस घर से भागकर वापस सड़क की तरफ जा रहे थे, तो इस दौरान मेरे दिमाग में चल रहा था कि आखिर उस औरत ने उस छोटी सी बच्ची को अपने बगल में उस टोकरी में क्यों रख रखा था। आखिर वह इतनी छोटी बच्ची को कहां से लेकर आई थी। लेकिन उस सिर कटी हुई औरत को वहां पर वह सब कुछ करता हुआ देखकर हम दोनों के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि हम लोग वहां जाकर उस बच्ची को उसके चंगुल से बचा लें, क्योंकि हम लोगों को तो हमारा खुद का बचना ही वहां पर बहुत मुश्किल लग रहा था। अभी हम लोग हड़बड़ाहट में उस जंगल के रास्ते से भागते हुए सड़क की तरफ जा ही रहे थे कि तभी कुछ देर भागते भागते हम लोगों का एहसास होता है कि शायद हम लोग रास्ता चूक गए हैं और सड़क की तरफ जाने के बजाय उल्टा उस जंगल के अंदर ही आ गए हैं। लेकिन उस वक्त हम लोग कहाँ थे, इस बारे में हम लोगों को कुछ भी अता पता नहीं था। हमारे चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और अगल बगल में मौजूद झिंगुर की आवाज ही हमें सुनाई दे रही थी। लेकिन अब तक हम लोग भागते भागते इतनी दूर आ चुके थे कि अब उस लड़की की रोने की आवाज हमें बहुत दूर से हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। ऐसे में हम लोग जब अपने आप को उस जंगल के अंदर भटकता हुआ पाते हैं तो हम काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही पवन के हाथ में जो छोटी सी टॉर्च थी वह भी अब तक डिस्चार्ज होकर बंद हो चुकी थी। ऐसे में हमारे पास रोशनी का कोई भी जरिया नहीं था। हम लोग रात के उस घने अंधेरे में अपने हाथों से जंगल के अंदर उगी हुए उन छोटी छोटी झाड़ियों को टटोल हुए सड़क की तरफ जाने का रास्ता खोज रहे थे। अभी हम लोग उस तरफ जाने का रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी अचानक से ही जैसे ही हम लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे से होकर गुजरे तो हमें उस पेड़ में ऊपर की तरफ एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। पहले तो हमें लगा कि शायद इस पेड़ के ऊपर कोई बंदर रहते हैं और वही आपस में उछल कूद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी आवाज आ रही है। लेकिन तभी उस भयानक सी सरसराहट की आवाज के साथ अचानक से ही उस पेड़ की टहनी से लटकती हुई एक चीज हमारे चेहरे के सामने आकर झूलने लगती है। जब हम उस चीज को देखते हैं तो हमारी फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि वह चीज कुछ और नहीं बल्कि वही सिर कटी हुई औरत थी। लेकिन उस वक्त वह उस पेड़ की टहनी से बिल्कुल उल्टा लटक रही थी। उस टाइम पर उसके जो पैर थे वह उस पेड़ की टहनी से उलझे हुए थे। लेकिन जैसे ही वह अचानक से हमारे सामने ऊपर की तरफ से आती हैं तो हम लोग डर कर काफी तेज चिल्लाते हैं। और उस वक्त तो मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। इसी वजह से मैं भी डर के मारे बौखलाते हुए मेरे खलासी पवन से कहता हूं कि पवन भाग यहां से। और ऐसा कहकर मैं उसके आगे आगे भागने लगता हूं और पवन भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगता है। उस वक्त दौड़ते हुए वह मुझे सिर्फ यही बात कह रहा था कि उस्ताद मुझे भी अपने साथ ले लो, मुझे पीछे मत छोड़ो। लेकिन उस टाइम पर मुझे किसी भी तरह उस सिर कटी हुई औरत से पीछा छुड़ाना था, इसीलिए मैं तो भागता ही जा रहा था। लेकिन तभी भागते भागते अचानक से ही हम लोगों को सामने की तरफ वही सड़क दिखाई देती है जिस सड़क से हम लोग उस जंगल के अंदर आए थे। पर जिस जगह से हम लोग उस सड़क के ऊपर चढ़े उस जगह पर हम लोगों को हमारा ट्रक कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा उस सड़क पर पीछे की तरफ जाते हैं तो दूर से हमें हमारा ट्रक उसी जगह पर खड़ा हुआ मिलता है जिस जगह पर हम लोग उसको खड़ा करके गए थे। अब जैसे ही हमें हमारा ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया तो हम लोग भागते हुए उसकी तरफ जाते हैं और जितना जल्द हो सका उतना जल्दी उसके अंदर बैठकर वहां से अपने ट्रक को स्टार्ट करके निकल लेते हैं। लेकिन तब तक हम दोनों इतना ज्यादा घबरा गए थे कि अब हमारी सांसें काफी तेज तेज चल रही थी और हम दोनों का बदन उस भयानक ठंड में भी पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका था। साथ ही हम दोनों चाहकर भी एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि डर के मारे उस वक्त तक हमारी पूरी तरीके से घी घी बैठ चुकी थी और हमारे मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के मुंह की तरफ ताक रहे थे। लेकिन तभी उस ट्रक को भगाते हुए जब मैंने अपने ट्रक के अंदर लगी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के लगभग 12 का टाइम हो रहा था। उस टाइम को देखकर मैं सोचता हूं कि जंगल के अंदर जाकर वह सब कुछ देखने के दौरान हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हम लोगों ने इन सब चीजों में 1 से 1.5 घंटा खराब कर दिया है। लेकिन तभी मैं सोच लेता हूं कि अब जब तक यह जंगल का इलाका पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता
तब तक मैं किसी भी जगह पर अपने ट्रक को नहीं रोकूंगा, चाहे फिर कोई कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। लेकिन उस वक्त ट्रक को रोकने की जरूरत तो मुझे ही महसूस हो रही थी, क्योंकि वह सारा भयानक नजारा देखने के बाद डर के मारे मेरा सूसू नीचे उतर आया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं पर ट्रक को रोकर टॉयलेट कर लेना चाहिए। लेकिन बार बार मेरी आंखों के सामने उस सिर कटी हुई औरत का डरावना रूप आ रहा था, जिसकी वजह से मैं चाहते हुए भी अपने ट्रक को उस सुनसान सड़क पर नहीं रोकता हूं। अब हम लोग उस पूरी रात अपने ट्रक को उस सुनसान सड़क पर भगाते रहते हैं। हम लोगों को ट्रक भगाते भगाते लगभग सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन हमने ट्रक को रोकना तो दूर की बात है, बल्कि कहीं पर ठीक तरीके से ब्रेक भी नहीं लगाए थे। बल्कि उस रात तो हमारा ट्रक टूटी फूटी सड़क पर भी उछलता हुआ सिर्फ भागता जा रहा था। लेकिन फिर जैसे ही सुबह के 5 बजने के बाद हल्का फुल्का उजाला हुआ और जब वह सुनसान जंगलनुमा सड़क खत्म हो गई, तो हमने आगे जाकर एक ढाबे पर अपने ट्रक को रोका, जो उस जंगल के इलाके से थोड़ा आगे निकलते ही एक हाईवे के बगल में था। वहां पर जब हमने ट्रक रोका तो हमने देखा कि हमारे ट्रक का इंजन पूरी तरीके से धुआं मार रहा था, क्योंकि लगातार इतने घंटे से इतनी तेज स्पीड में चलने के कारण शायद वह गर्मा गया था। लेकिन फिर हम लोग उस ढाबे पर जाकर उस ढाबे वाले को 2 चाय देने के लिए बोलते हैं और एक चारपाई पर बैठकर हमारे साथ रात के वक्त जो कुछ भी हुआ था हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। और जिस वक्त हम लोग इन सब बातों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी टाइम पर हमारे बगल में ही दूसरी चारपाई पर 4-5 लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था। वह सभी के सभी लगभग अधेड़ उम्र के थे, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। लेकिन जब उन लोगों ने हमारी बातों को सुना तो उनमें से एक आदमी मेरी तरफ मुंह करके बोलता है कि भाई साहब, आप कहां से आ रहे हो? क्या आप इस सुनसान सड़क से रात के वक्त सफर करके इसी तरफ से आए हो? तो उस आदमी के ऐसा पूछते ही मैं काफी अचंभित होते हुए उसकी तरफ पहले तो गौर से देखता हूं और उसके बाद उससे कहता हूं कि हाँ, हम लोग इसी तरफ से आए हैं, लेकिन आप इन सब के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो वह आदमी मुझसे कहता है कि आप लोग अभी आपस में जो बातें कर रहे थे, मैंने वह सारी बातें सुनी, इसी वजह से मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं। तो मैं उस आदमी से कहता हूं कि भाई साहब, हम ही जानते हैं कि हम लोग आज की रात हमारी जान बचाकर कैसे इस रास्ते से आए हैं, वरना हमारा तो आज यहां पर आना शायद लिखा ही नहीं था मेरे मुंह से। ये बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है कि लगता है आपको भी वही सिर कटी हुई औरत उस रास्ते पर दिखाई दी है, इसी वजह से आप दोनों इतने ज्यादा डरे हुए हैं। तो मैं उस आदमी से कहता हूं कि क्या आप उस सिरकटी हुई औरत के बारे में जानते हैं? मेरे ऐसा पूछते ही उस एक आदमी के साथ साथ उसके बगल में वो जो 3-4 दूसरे आदमी बैठे हुए थे, वह सभी के सभी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं। उसके बाद जब उन लोगों से मेरी बातचीत शुरू होती है, तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे उस औरत की जो कहानी बताई, उस कहानी को सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और मुझे यह एहसास हुआ कि आज हम लोग कितनी भयानक चीज के चंगुल से बचकर आए हैं। दरअसल उन लोगों ने मुझे बताया कि जिस गांव में हमें वह सिर कटी हुई औरत का घर दिखाई दिया था, वह गांव आज से लगभग 24 साल पहले बिल्कुल आबाद हुआ करता था और उस गांव के लोग बड़ी ही खुशहाली के साथ उस गांव में रहते थे। लेकिन फिर एक दिन उस गांव के एक लड़के की शादी होती है और जिस गांव में उस लड़के की शादी होती है, वह गांव भी इसी तरह के एक जंगलनुमा इलाके में बसा हुआ था। शादी के बाद उस गांव के लोग उस लड़की को उसके गांव से शादी करके अपने यहाँ इस गांव में ले आते हैं। लेकिन शादी होने के कई दिन बाद भी उस औरत के कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अगल बगल में रहने वाली गांव की दूसरी औरतें हर रोज उसको ताने मारती थीं और उसे कहती थी कि तू बांझ है, तू कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब यह बात कहीं ना कहीं उस औरत के दिल में बैठ गई थी, लेकिन शायद गांव के लोगों को शादी होने के बाद भी उस लड़की की एक ऐसी सच्चाई के बारे में पता नहीं था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। दरअसल उस सच्चाई के बारे में उस लड़के को भी पता नहीं था जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी, और ना ही उसके घर वालों को था। लेकिन जब उस लड़की ने अपने असली पेशे के चलते अपना घिनौना काम उस गांव में शुरू किया, तो उस गांव में धीरे धीरे एक तबाही का मंजर फैल गया था। क्योंकि जब से उस लड़की को शादी करके उस गांव में लाया गया था और शादी के कुछ सालों बाद भी जब उसके बच्चे नहीं हुए, तो अब किसी भी दूसरे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो पैदा होने के लगभग 6 महीने के अंदर अंदर ही वह बच्चा अपने घर से गायब हो जाता था। और ऐसा सिर्फ एक घर में ही नहीं हो रहा था,
बल्कि उस गांव में जितने भी घर थे उन घरों में पैदा होने वाले हर बच्चे को कोई 6 महीने के अंदर अंदर ही उठाकर ले जाता था। अब यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहले के जमाने में लोग काफी ज्यादा बच्चे पैदा करते, हर औरत के लगभग 5 से 7 बच्चे तो होते ही थे। तो ऐसे में हर महीने में 1-2 औरतों के बच्चे होते रहते थे, पर किसी भी औरत का बच्चा उसके पास 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाता था। तो जब धीरे धीरे करके सभी के बच्चे गायब होने लगे तो गांव में ऐसी अफवाह फैल गई कि कोई डायन है जो रात के वक्त आकर इन मासूम से नवजात बच्चों को उठाकर ले जाती है। अब गांव में जब डायन की अफवाह फैल गई तो लोग रात के वक्त अपने अपने घरों के बाहर पहरा देने लग गए, और खास तौर पर लोग उस घर के बाहर पहरा देते थे जिस घर में कोई नवजात बच्चा होता था। लेकिन अब तक भी किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया था कि आखिर वो डायन कौन है जो रात के वक्त आकर बच्चों को उठाकर ले जाती है। और जिस टाइम पर वो किसी बच्चे को उठाने के लिए आती है तो उस घर के लोगों को और उसके बगल में सो रही उस बच्चों की मां को आखिर ये पता कैसे नहीं चलता कि रात के वक्त कोई उसके बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। और जब बच्चे को वह डायन उठाकर लेकर जाती है तो भला वह बच्चा आवाज क्यों नहीं करता, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों में यह चीज देखी जाती है कि जैसे ही उसकी मां के अलावा उसको कोई दूसरा शख्स गोद में उठाता है तो वह बच्चा नींद में भी रोने लगता है। लेकिन ऐसा किसी भी एक भी बच्चे के साथ नहीं हुआ कि उसको कोई उठाकर लेकर गया हो और वह बच्चा जरा सी भी आवाज कर रहा हो, बल्कि रात के वक्त जब बच्चे की मां अपने बच्चे को साथ लेकर सोती थी तो सुबह उठने पर उसको उसका बच्चा उसके पास मिलता ही नहीं था। तो ऐसे में अब हर बच्चे की मां रात का वक्त झक कर ही निकालने लगी थी, क्योंकि उस डायन के डर से छोटे बच्चों की मां ने सोना ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी पलक झपकते ही उनके बच्चे गायब होने लगे थे। ऐसे करते करते ही गांव से लगभग 4 से 50 के आसपास में बच्चे गायब हो चुके थे, और जितने ज्यादा बच्चे गायब होते जा रहे थे गांव के लोग फिर से घर में खुशहाली लाने के लिए उतने ही ज्यादा बच्चे पैदा करते जा रहे थे। लेकिन अफसोस ये था कि किसी की कोशिश कामयाब होने के बाद भी उसके पास उसका बच्चा नहीं रह पाता था। अब जब इन सब चीजों को चलते हुए लगभग 4 से 5 साल का वक्त गुजर गया तो उसके बाद एक दिन उसी गांव का एक आदमी जो अपने घर पर छोटी छोटी 15 से 20 बकरियां रखता था, अब उन बच्चों की तरह ही उसके घर से भी हर रात एक बकरी गायब होने लगी थी। और फिर सुबह होने के बाद गांव के बगल में जो छोटा सा तालाब था उस तालाब के किनारे उस बकरी की कटी फटी लाश मिलती थी, लेकिन उस लाश में सिर्फ उस बकरी की हड्डियां और उसकी खाल ही रहती थी। बाकी उस बकरी का जो मांस होता था वह उसके शरीर से गायब होता था। अब सबसे पहली बकरी को देखकर तो गांव के लोगों ने सोचा कि शायद इस बकरी को कि किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया है, इसी वजह से वह इसका मांस खाकर इसके बाकी के शरीर के ढांचे को छोड़कर चला गया है। लेकिन हर रात ही जब यह चीज होने लगी तो अब गांव वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इसी वजह से गांव वाले एक रात उन बकरियों के बाड़े के बाहर ही छुपकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब वह रात के लगभग 2 बजे के आसपास उन बकरियों के बाड़े के पास छुपकर बैठे हुए थे, तभी उन्हें दिखाई देता है कि रात के सुनसान अंधेरे में उस जंगल की तरफ से कोई आता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। जब वो लोग छुपकर गौर से उसकी तरफ देखते हैं तो वो कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि एक औरत थी, और वह औरत चुपके चुपके आकर सबसे पहले तो उन बकरियों के बाड़े के बाहर खड़ी होकर एक कांच की शीशी से कुछ इत्र के जैसा निकालती है और फिर उन बकरियों के बाड़े के चारों तरफ छिड़क देती हैं, जिसके चलते कुछ ही देर में वह बकरियां अजीब तरीके से नींद की तरह बेहोश होकर वहां गिरने लगती हैं, और फिर उन्हीं में से एक बकरी को उठाकर वह औरत ले जाती है। जब गांव वाले उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं तो वह देखते हैं कि वही औरत किसी जानवर की तरह उस बकरी के शरीर को फाड़कर खून से सने हुए हाथों से उस बकरी के कच्चे मांस को निकाल निकाल कर खा रही है, और फिर खाने के बाद वह उसके शरीर को उस तालाब के अंदर फेंक देती है। जब गांव वाले इसके बाद भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह तो गांव के ही एक घर में जाकर चुपचाप सो गई है। लेकिन गांव वालों को ताज्जुब इस बात का हुआ कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि उसी औरत का था जिसकी शादी हुई है। 4 से 5 साल का वक्त बीत चुका था, लेकिन अब तक भी उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसका मतलब गांव से जितने भी बच्चे गायब हो रहे थे उनको वही औरत गायब कर रही थी। लेकिन सिर्फ एक बकरी को खाता हुआ देखकर
गांव वाले इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे कि गांव के बच्चों को गायब करने के पीछे भी उसी का हाथ है। इसीलिए वो लोग अब हर रात अपने घरों का पहरा देने के बजाय उस औरत के घर के बगल में छुपकर उसकी रखवाली करने लगे थे और हर पल उसके ऊपर अपनी नजर रखने लगे थे। फिर इसी तरीके से एक बार जब गांव की एक औरत अपने बच्चों को जन्म देती है तो गांव वाले जानबूझकर उस घर के बाहर पहरा नहीं देते हैं, बल्कि वह उस औरत के घर के बाहर छुपे रहते हैं। गांव वालों ने लगभग 1 से 1.5 महीने तक छुपकर उसके घर के बाहर पहरा दिया, लेकिन वह औरत कभी भी रात के वक्त बाहर नहीं निकली। लेकिन फिर जैसे ही एक रात अमावस्या की रात आई तो उस अमावस्या की रात को वह किसी दुल्हन की तरह सजग अपने घर से बाहर निकलती है। अब उसको देखकर गांव वालों को अचंभा इस बात का हो रहा था कि जब वह यह सब अपने घर में कर रही थी तो उसके घर वालों को रात के वक्त उसके आने जाने का पता कैसे नहीं चलता था। साथ ही उसका जो पति था वह भी तो उसके साथ उसके घर में ही सोता था, तो फिर उसको जब वो उठकर जाती थी तो इन सब चीजों के बारे में पता कैसे नहीं चलता था। पहले तो गांव वालों को लगा कि शायद हो सकता है उसके घर वाले भी इन सब चीजों में उसके साथ शामिल हो, लेकिन फिर बहुत ही जल्द इन सब चीजों से सभी की नजरों के सामने से पर्दा हट जाता है। लेकिन पर्दा हटने के बाद जो सच्चाई निकलकर सामने आती है उसको देखकर और सुनकर सभी की रूह कांप गई थी। दरअसल जिस रात वह किसी दुल्हन की तरह सजग अपने घर से निकली तो वह सीधा अपने घर से निकलकर उसी घर के बाहर जाती है जिस घर में अभी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन उस घर के बाहर जाने के बाद वह उसी तरह की एक कांच की शीशी निकालती है और उस घर के बाहर चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके कुछ डाल देती है। इसके कुछ ही देर बाद वह बड़े ही आराम से उस घर का दरवाजा खोलती है और फिर उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल जाती है। लेकिन जिस वक्त वह उस बच्चे को उस घर के अंदर से उठाकर लेकर गई थी उस वक्त उस घर के सभी लोग बिल्कुल बेसुध होकर नींद में पड़े हुए थे, जैसे कि उनको किसी ने कुछ ऐसा सूंघा दिया हो जिसकी वजह से वह सभी बेहोश हो गए हैं। लेकिन गांव के जो 20 से 25 लोग उसके पीछे पड़े हुए थे वह अब उसके पीछे पीछे ही उस जंगल में जाने लगते हैं जहां पर वह उस बच्चे को लेकर जा रही थी। उसके पीछे पीछे जाने के बाद वह लोग देखते हैं कि वह उस बच्चे को उसी तालाब के किनारे लेकर जाती है जहां पर उसने उस बकरी को भी फाड़ कर खाया था। पहले तो गांव वालों को लगा कि शायद यह इस बच्चे को भी मारकर इसके मांस को खाने वाली है, लेकिन उस रात वो औरत वैसा कुछ भी नहीं करती है, बल्कि वो उस बच्चे को वहां पर एक टोकरी में रखकर कुछ अजीब सी तंत्र क्रियाएं करने लगी थी। लेकिन उस वक्त गांव वालों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर उसके लिए वो हवन कुंड और वह तंत्र क्रिया में काम आने वाली सारी सामग्री का इंतजाम किसने किया था, क्योंकि जिस जगह पर वो गई थी वहां पर पहले से ही सभी चीजों का इंतजाम किया हुआ था। वह सिर्फ उस बच्चे को वहां पर ले जाकर अपनी जो भी काली शक्तियों के द्वारा करने वाली तंत्र क्रियाएं थी वह सब कुछ करने लगी थी। लेकिन तभी उन गांव वालों को उसके ऊपर इतना भयानक गुस्सा आता है कि वह लोग उसको वहीं पर जाकर रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। लेकिन इतने लोगों के द्वारा पकड़े जाने के बावजूद भी वह औरत उन्हीं के सामने उस बच्चे की गर्दन पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसके बाद उस बच्चों के मांस को कच्चा ही चबाने लगती है। उस चीज को देखकर सबको इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह कितनी भयानक औरत है, लेकिन अब तक भी गांव वालों को यह पता नहीं था कि इन सब चीजों के पीछे की असल वजह क्या है। पर गांव वाले उस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थे। इसी वजह से वह लोग वहीं पर उस औरत के सिर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उस औरत ने उस छोटे से बच्चे की गर्दन को तोड़कर उसके सिर को उसके धड़ से अलग किया था। लेकिन डरने वाली बात यह थी कि उसके धड़ को उसकी गर्दन से अलग करने के बाद भी वह औरत किसी जिंदा इंसान की तरह उन गांव वालों के सामने खड़ी हुई थी और उसकी कटी हुई सिर की मुंडी बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की तरह बड़बड़ा जा रही थी। यह चीज देखकर वह गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस जंगल से भागते हुए गांव की ओर आ जाते हैं। फिर सुबह होते ही यह सारी बातें उस औरत के घर वालों को जाकर बताते हैं। जब उसके पति को और उसके घर वालों को यह बात पता चलती है तो उन लोगों के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर यह फैसला करते हैं कि हम लोग उस लड़की के गांव चलते हैं जहां से हम लोग उसको शादी करके इस गांव में लेकर आए थे। यही बात सोचकर वह सभी लोग जब उस दूसरे गांव में जाते हैं तो उस गांव के लोग उन्हें बताते हैं कि उस लड़की का जो बाप था
वह तो काफी टाइम पहले ही इस गांव को छोड़कर जा चुका है। साथ ही उन्हें एक सबसे भयानक बात पता चलती है कि उस लड़की का बाप एक बहुत बड़ा तांत्रिक था और वह लड़की एक तांत्रिक की बेटी थी और शायद इसी वजह से उसको उन सभी तरह की तंत्र क्रियाओं का पता था। उन्हीं तंत्र क्रियाओं के बल पर वह एक साधारण सी लड़की से एक बहुत भयानक डायन बन गई थी, जो कि किसी भी हाल में मां बनना चाहती थी। उस मां बनने की चाहत में वह इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वह 11 बच्चों की बलि देने के लिए भी तैयार हो गई थी, क्योंकि उसके उस तांत्रिक बाप ने उसको कहा था कि जब वो 51 नवजात बच्चों की बलि दे देगी तो वो मां बन जाएगी। लेकिन जब गांव वालों ने उसके धड़ को उसके सिर से अलग कर दिया तो फिर यह चीज उसके लिए दुगनी हो गई थी। अब उसको 51 बच्चों की जगह कुल 100 लोगों की बलि देनी है, तब जाकर काली क्रिया के द्वारा उसका वो धड़ उसके सिर से वापस जुड़ेगा। ऐसा उस औरत का मानना है। इसी के बाद उसकी मां बनने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो पाएगी। लेकिन जिन 100 लोगों की उसको अपने सिर को अपने धड़ से वापस जोड़ने के लिए बलि देनी थी, उसमें यह जरूरी नहीं था कि वह किसी बच्चे की ही बलि दे, बल्कि वह किसी भी बड़े बूढ़े या जवान आदमी या औरत की भी बलि दे सकती थी, जिसके चलते उस औरत ने उस पूरे गांव के लोगों को खत्म कर दिया। उस गांव का हर एक शख्स उसके हत्थे चढ़ गया था और आज वह पूरा का पूरा गांव उजड़ चुका है। उस गांव के सभी लोगों की उस डायन ने बलि दे दी है, लेकिन आज तक भी उसकी वह लोगों की बलि पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते अब वो उस जंगलनुमा इलाके से शहर की तरफ आने लगी है और यहाँ पर लोगों को अपना शिकार बनाकर उनकी बलि देने लगी है। साथ ही जो कोई भी छोटा बच्चा उसके हत्थे चढ़ जाता है वह उसको भी बलि चढ़ा देती है। अब उन लोगों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हमें उस सिर कटी हुई डायन की सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन इतनी खौफनाक सच्चाई पता चलने के बाद मैंने यह तय कर लिया था कि मैं जिंदगी में कभी भी दोबारा उस जंगलनुमा सुनसान इलाके से सफर नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है वह सिर कटी हुई औरत फिर से मेरे सामने आ जाए।